नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू आरंभ एजुकेशन एम्पावरिंग एस्पिरेंट्स। देखिए, आज जो रविवार के रण के तहत हम लोग ये जो सीरीज़ है उसके तहत हर संडे को कुछ दूसरा चीज़ करते हैं जो हम लोग मंडे से सैटरडे के बीच नहीं कर रहे होते हैं। तो जैसे कि आजीविका की सीरीज़ हम लोग चल रही है, तो मंडे से सैटरडे हम लोग वो पढ़ते हैं, और संडे को मैं आप लोग को बोला था कि रविवार के रण के तहत कुछ डिफरेंट चीज़ें जैसे कि MCQ है या करंट अफेयर से संबंधित कुछ चीज़ें हैं, या फिर कोई शॉर्ट इन्फॉर्मेशन है जो आपकी रेडियो के परस्पेक्टिव से या एग्ज़ाम के परस्पेक्टिव से ज़रूरी है, वो चीज़ें मैं बताऊँगा करके। तो ये आज रविवार का रण के तहत हम लोग छत्तीसगढ़ का करंट अफेयर्स करेंगे, ठीक है, जिसमें ये जो करंट अफेयर्स है वो आपका एडीओ के दृष्टिकोण से तो इम्पॉर्टेंट है ही। इसके अलावा जो वैकेंसीज आने वाली हैं, जो लाइंड अप हैं, जैसे कि हॉस्टल वार्डन है, RI है, आमीन है, और भी जो वैकेंसीज है जो आने वाली है, उसके दृष्टिकोण से भी ये जो वीडियो है, ये जो मैं करवा रहा हूँ, जो करंट अफेयर्स है छत्तीसगढ़ का, वो इंपॉर्टेंट है। इसके पहले के जो करंट अफेयर्स हैं, जैसे कि आज मैं अप्रैल माह के करंट अफेयर्स को आपको डील करूंगा, तो ये उसका फर्स्ट पार्ट रहेगा। इसके बाद इसका एक वीडियो और आएगा, तो उसमें ये अप्रैल माह का करंट अफेयर जो है वो हम लोग का कंप्लीट होगा। 1 से 2 वीडियो और आएगा, ठीक है। इसके पहले जो है वो मैं इसके पहले मार्च तक का करंट अफेयर जो है वो करवा चुका हूँ। आप लोग प्लेलिस्ट चेक करिएगा। दिसंबर 2021 से लेकर मार्च 2022 तक का पूरा करंट अफेयर्स आप लोग का कवर हो चुका है। वो चाहे तो आप लोग देख सकते हैं। आपके सभी एग्जाम के दृष्टिकोण से वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, बहुत, ठीक है। उसको मैं कलेक्ट करके एक जगह पे आपको बताया हूं, तो वो आप लोग जाके देखें और फिर ये वाला भी देखें, तो आप लोग को अच्छे से चीज़ें समझ में आएगी। हम लोग करंट अफेयर्स में सिर्फ एक चीज़ों को नहीं बताता हूं, सिर्फ करंट अफेयर से रिलेट करके जो भी चीज़ें आप लोगों की छत्तीसगढ़ में इंपॉर्टेंट है, वो चीज़ों को भी मैं बताने का कोशिश करता हूं, ताकि यहाँ से लेके आप लोग याद रख सकें। जो GS के पोर्शन में आपका आ सकता है लेकिन यहाँ से इंपॉर्टेंट है, वो चीज़ों को भी हम लोग डिटेल में डिस्कस करते हुए चलेंगे। तो अगर आप लोग को मेरा प्रयास पसंद आए, अगर ये कॉन्सेप्ट पसंद आए आपको रविवार के रण का, और अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगे, आपको नई जानकारी कुछ मिले, तो वीडियो को जरूर लाइक करिए, कमेंट, चैनल को सब्सक्राइब करिए, ज़्यादा से ज़्यादा इसको चैनल को शेयर करिए, वीडियो को शेयर करिए, और कमेंट करके जरूर बताइए कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। बाकी मंडे से सैटरडे हम लोग जो रहता है वो आजीविका वाला पोर्शन जो हम लोग कवर किए हैं, क्लियर कंटिन्यू किए हैं, वो कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। तो आज का वीडियो हम लोग स्टार्ट करते हैं। देखिए, अप्रैल माह के करंट अफेयर्स हैं, ये अप्रैल मंथ का फर्स्ट पार्ट है, उसके बाद और भी पार्ट आएंगे। तो पहला जो है, सबसे पहला करंट अफेयर्स, राष्ट्रीय जनजाति साहित्य महोत्सव 2022। जनजाति साहित्य महोत्सव, देखिए जनजाति से संबंधित जितना भी महोत्सव है, आप लोग देखे होंगे रिसेंट के पेपर में जितना भी पेपर हुआ है, चाहे वो आपका मंडी निरीक्षक से लेकर जितना भी पेपर हुआ था, जनजाति नृत्य महोत्सव से संबंधित पेपर में क्वेश्चन पूछा जाता ही है। तो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है जनजाति से संबंधित कोई भी महोत्सव, क्योंकि छत्तीसगढ़ जो है वो जनजाति संस्कृति से प्रेरित है। जनजातियों, बहुत सारी जनजातियां यहाँ पाई जाती हैं और उनकी विभिन्न विभिन्न परंपराएं हैं, तो उनको संरक्षित करने का प्रयास जो है वो सरकार कर रही है, उनको प्रोत्साहन देने का काम कर रही है, उनकी संस्कृति को जीवित रखने की कोशिश सरकार कर रही है। तो इसके कारण समय समय पर महोत्सव जो है उन लोगों से संबंधित उनकी कल्चर को जो है वो एक मंच प्रदान करने के लिए, उनकी संस्कृति है, उनकी जो परंपराएं हैं, उनके जो लोक नृत्य हैं, उनको उन परंपराओं को जिंदा रखने के लिए और उनको एक मंच प्रदान करने के लिए जिस समय समय पर सरकार जो है, छत्तीसगढ़ सरकार, वो जनजाति नृत्य महोत्सव का आयोजन करते रहती है। तो उसी से संबंधित महोत्सव नृत्य आयोजन छत्तीसगढ़ सरकार ने किया है। इसका आयोजन का जो तिथि है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट इस तरीके के क्वेश्चन में उसके इंपॉर्टेंट का दिनांक ही रहता है, मतलब उसका जो आयोजन का जो दिनांक रहता है वही रहता है। तो आयोजन कब हुआ? 19 से 21 अप्रैल को 3 दिवसीय आयोजन। ये दिवस को भी याद रखने रहता है, पूछता है पेपर में। तो 19 से 21 अप्रैल ये याद रखेंगे। दूसरा, पहला क्वेश्चन 19 से 21 अप्रैल, तीसरा 19, 20 और 21, मतलब 3 दिवस का था। ये दोनों चीज याद रखेंगे। अगर क्वेश्चन आता है तो सबसे पहले यही क्वेश्चन पूछता है, इंपॉर्टेंट सबसे ज्यादा यही है। कहाँ आयोजन हुआ था ये भी पूछता है। रायपुर में हुआ था, पंडित दीनदयाल उपाध्याय ऑडिटोरियम। आप लोग देखे होंगे NIT के सामने पंडित दीनदयाल उपाध्याय ऑडिटोरियम है, तो वहीं इसका आयोजन हुआ था। इसके आयोजनकर्ता कौन से मंत्रालय है, कौन सा विभाग इसका आयोजन करता है, ये सवाल भी पूछा जाता है। छत्तीसगढ़ आदिम जाति अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान द्वारा जनजाति कार्य मंत्रालय भारत सरकार के सहयोग से इसका आयोजन किया गया है। तो सबसे पहले आप लोग को याद रखना है छत्तीसगढ़ का कौन सा विभाग इसका आयोजन किया। छत्तीसगढ़ आदिम जाति अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान, ये जो विभाग है आदिम जाति अनुसंधान प्रशिक्षण संस्थान, इसका आयोजन करता है मुख्य रूप से। इसमें सहयोग किया है भारत सरकार के जनजाति कार्य मंत्रालय ने सपोर्ट किया है। इनके सपोर्ट से आदिम जाति अनुसंधान एवं, ये पहले में नहीं याद रखना है, आदिम जाति अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान, इसके द्वारा आयोजन किया गया। जनजाति कार्य मंत्रालय, भारत सरकार इसमें सहयोग किया इसका। तो अनुसंधान एवं ये आदिम जाति अनुसंधान प्रशिक्षण संस्थान को याद रखना है आपको। इसका उद्देश्य क्या था, तो मैं आपको शॉर्ट में अभी उद्देश्य बताया हूं।
इसका डिटेल में देख लेते हैं। पारंपरिक व समकालीन जनजातीय साहित्य से परिचय तथा उनके विकास की स्थिति को ज्ञात करना। देखिए छत्तीसगढ़ के अतिरिक्त भी आसपास के क्षेत्रों में जो जनजातीय संस्कृतियां हैं, ठीक है, जनजातीय साहित्य है, उससे संबंधित जो किताबें बनी हुई हैं या समकालीन मतलब अभी के वर्तमान काल में प्रचलित जो जनजातीय संस्कृति है उससे परिचय करवाना, ठीक है। तो उसमें लोग भाग लेंगे, उसमें आप मंच प्रदान करेंगे, आप उस जनजाति से संबंधित किताबें वहाँ रखी जाती है जिसको लोग खरीदते हैं, पढ़ते हैं, तो उस तरीके की चीज़ें वहाँ पर रखी जाती हैं, जिससे क्या मिलेगा, पता चलेगा कि आपके आसपास जो जनजाति है, समकालीन जनजाति संस्कृति जिसको बोलते हैं, उसमें कल्चर जो है, जनजाति कल्चर, वो किस तरीके का पनप रहा है, क्या कौन सा कल्चर अभी चल रहा है, उससे क्या मिलेगा, लोगों को जानकारी मिलेगी जब गवर्नमेंट उसका ऑर्गेनाइज करेगी इस तरीके के सम्मेलन महोत्सव। तो उनके विकास की स्थिति और वो कितना डेवलप हो पाए, पहले वो किस स्थिति में थे और आज वो किस स्थिति में है, तो उनमें डेवलप कितना हुआ, वो मुख्य धारा से किस हद तक जुड़ रहे हैं, कितना वो मुख्य धारा से जुड़े, कितने नहीं जुड़े, ये सब चीज़ों की जानकारी, उनकी मेनली उनके वस्तु स्थिति की जानकारी, उनमें क्या साहित्य है, क्या परंपराएं, इसकी जानकारी देने के लिए इसका एक उद्देश्य। दूसरा, जनजातीय साहित्य के क्षेत्र में कार्यरत शोधार्थियों, साहित्यकारों, रचनाकारों को मंच प्रदान करना। जो जनजातीय क्षेत्र में जो कार्यरत हैं, जो शोध पुस्तकें लिख रहे हैं, जो रिसर्च करते हैं, जैसे कि वेरियर एल्विन ने द मुड़िया एंड देयर घोटुल लिखा, तो मुड़िया जनजाति के लिए रिसर्च किसने किया, वेरियर एल्विन ने किया, वो एक समाजशास्त्री थे। ये बुक का नाम पूछता है, ध्यान रखना, मुड़िया एंड देयर घोटुल किसने लिखा था, वेरियर एल्विन ने लिखा था। और ठीक है, तो इस तरीके से किताबें जो है अलग अलग तरीके की लिखी गई हैं। तो वही साहित्य को क्या करना, उन साहित्यकारों को मंच और रचनाकारों को एक मंच प्रोवाइड करना, वो लोग जो रिसर्च कर रहे हैं उसको हिसाब से उन लोग को मंच देना और वो क्या क्या एक्सपीरियंस है अपना शेयर करते हैं, तो इसलिए ये मंच प्रदान करने के लिए। और तीसरा, साहित्य परिचर्चा एवं शोध पत्र वाचन। 8 सत्र आयोजन किए गए, इसके 8 सेमिनार मतलब 8 सत्र आयोजन किए गए जिसमें साहित्य के ऊपर चर्चा हुई है ना, और शोध पत्र मतलब जो शोध पत्र बनाते हैं उस पर क्या हुआ, उसका पठन कारण मतलब इन सत्रों में क्या हुआ, उसको शोध पत्र को पढ़ा गया, ठीक है, पढ़ा गया। तो इस साहित्य परिचर्चा और शोध पत्र वाचन का कार्यक्रम भी यहां पर आयोजित किया गया था, ठीक है। इसके अलावा एक इसका उद्देश्य ये भी है कि इन लोगों को कोई तकलीफ हो रही है तो इन लोगों की चुनौतियों का समाधान करना, आदिवासी लोगों की, और उस समाधान करके उन लोगों का मार्ग प्रशस्त करना, ये भी इसका एक उद्देश्य है। इसमें विशेष क्या था, 5 संभाग के जो जितने भी छत्तीसगढ़ में 5 संभाग है उसके 14 विधाओं के लोक कलाकारों द्वारा नृत्य प्रस्तुतियां दी गई थी, ठीक है। तो जो 5 संभाग है छत्तीसगढ़ के, उसके 14 विधाओं के लोक कलाकारों के द्वारा नृत्य प्रस्तुतियां दी गई, इसको याद रखना। 5 संभाग के 14 विधाओं है ना के लोक कलाकारों द्वारा नृत्य प्रस्तुतियां इसमें मंच के माध्यम से दी गई। और सैला नृत्य गोंड जनजाति का नृत्य है, कर्मा बैगा जनजाति का नृत्य है, ककसाड़ ये मुड़िया जनजाति का नृत्य है, और मांदरी है ना, ये मांदरी भी कौन सा जनजाति का, मुड़िया जनजाति का नृत्य है, और मड़ई नृत्य ये बैगा जनजाति का नृत्य है। तो ये सब नृत्यों का प्रदर्शन इसके मंच के माध्यम से किया गया, ठीक है। ये कौन सी जनजाति के नृत्य है, जब आप आर्ट एंड कल्चर पढ़ेंगे तो वहां पर आप लोग को देखना पड़ेगा। इसमें सैला, कर्मा, काकसाड़, एक ककसाड़ होता है, एक काकसाड़ होता है, दोनों नृत्य है, ठीक है। मांदरी, उसके बाद मांदरी 3 नृत्य होता है, मांदरी, ककसाड़ और एबाल तोर नृत्य, ये मुड़िया जनजाति का नृत्य है। मांदरी नृत्य कब किया जाता है, घोटुल के बाहर किया जाता है। ककसाड़ नृत्य कहते हैं घोटुल के देवता लिंगोपेंग को खुश करने के लिए किया जाता है। एबाल तोर नृत्य कब किया जाता है, ठीक है। तो जो मड़ई के समय अंगादेव की पूजा हेतु, जो अंगादेव काष्ठ से निर्मित अंगादेव है उसको, उसकी आराधना हेतु एबाल तोर नृत्य किया जाता है, ठीक है। तो ये सब नृत्य है, ये सब चीज़ों को आप जनजाति में पढ़ेंगे, लेकिन ये आप लोग को अभी फिर भी बता दिया कि ये कौन कौन सी जनजाति से संबंधित है, इसको भी आप लोग याद रखेंगे। तो ये हो गया आप लोग का राष्ट्रीय जनजाति साहित्य महोत्सव, ये सब को याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है, ये आपके पूछ सकता है पेपर में, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। अब देखिए, अच्छा हाँ, इसमें मुख्य आकर्षण देखते हैं। गुंडाधुर और वीर नारायण सिंह पर आधारित नाटक जो इसमें प्रस्तुत किया गया था, ये मेन अट्रैक्शन था, मुख्य आकर्षण था इस जनजाति नृत्य महोत्सव में। तो गुंडाधुर कौन थे, जो 1910 में जो भूमकाल विद्रोह हुआ था, जो आप लोग मॉडर्न छत्तीसगढ़ के मॉडर्न हिस्ट्री वाले पोर्शन पे पढ़ेंगे जनजाति विद्रोह, तब आप लोग देखेंगे कि 1910 में जनजाति विद्रोह हुआ था छत्तीसगढ़ में, जिसमें जिस समय शासक रुद्र प्रताप देव थे, और उस समय उस
गुंडाधुर विद्रोह जो थे वो भूमकाल विद्रोह के जो नेतृत्व करता थे, जो लीड किया था भूमकाल विद्रोह को, उन्होंने वीर गुंडाधुर ने किया था। वीर गुंडाधुर कौन सी जनजाति के थे, तो ये भी पूछता है। वीर गुंडाधुर धुरवा जनजाति के थे, ठीक है। गुंडाधुर कौन सी जनजाति के थे, धुरवा जनजाति के थे। क्यों हुआ था वो आंदोलन, वो क्या बोलते हैं, वनों की कटाई और जनता के शोषण, इसके विरुद्ध में क्या किया था, गुंडाधुर ने नेतृत्व किया था और वहां पर आंदोलन छेड़ दिया था। और शासक कौन थे, रुद्र प्रताप देव थे। ये सब चीजें भी आप लोग को याद रखना है यहां पर, ठीक। कब हुआ था, 1910 में हुआ था। तो ये वीर गुंडाधुर उसी से संबंधित है, धुरवा जनजाति के थे। ये सब क्वेश्चन जितना बता रहा हूं सब पूछ चुका है। और वीर नारायण सिंह जो थे 1857 की क्रांति के प्रथम शहीद थे। छत्तीसगढ़ के प्रथम शहीद बोलेगा तो वीर नारायण सिंह आएगा। क्यों, क्योंकि 1857 की क्रांति के दौरान देखो 1857 की क्रांति से पहले क्या हुआ कि ये कहां से संबंधित थे, वीर नारायण सिंह कहां से संबंधित थे, सोना खान, ठीक है। सोना खान क्षेत्र जो है, बलौदा बाजार का जो एक क्षेत्र है सोना खान, ये वहां निवास करते थे। और वहां पर क्या हुआ, एक अकाल पड़ गया। तो अकाल पड़ने के कारण एक अनाज का जो गोदाम था, है ना, माखन बनिया, उसका अनाज का गोदाम था, उसका मालिक का नाम था माखन बनिया। तो उसका गोदाम को उन्होंने लूट लिया और गरीबों में बांट दिया अनाज को। तो इसके कारण माखन बनिया जो है वो उस समय जो चार्ल्स एलियट थे ब्रिटिश अधीक्षक, उससे कंप्लेन किए। तो चार्ल्स एलियट ने क्या किया, स्मिथ और नेपियर अपने 2 सिपाहियों को भेजा और स्मिथ नेपियर ने बिलाईगढ़ के जमींदार के सहयोग से वीर नारायण सिंह को पकड़ लिया और दिसंबर 1856 के अप्रॉक्स, है ना, 1856 में उसको क्या कर दिया, जेल में डाल दिया स्मिथ और नेपियर ने। अब उसको जब जेल में डाल दिए वीर नारायण सिंह को, तो 10 माह 4 दिन वो जेल में रहे और 10 माह 4 दिन के बाद जेल से सुरंग खोदकर वे जेल से बाहर निकल गए और उसके बाद फिर क्या किया, फिर से सोना खान पहुंचे। लेकिन बाद में उनको क्या किया गया, गिरफ्तार कर लिया गया। 2-3 आसपास के जमींदारों के सहयोग से उनको गिरफ्तार कर लिया गया और गिरफ्तार करके जो जय स्तंभ चौक है रायपुर का, वहां पर उनको फांसी दे दी गई। तो इसीलिए उसी दिन से उस जो जय स्तंभ चौक है उसका नाम जय स्तंभ चौक पड़ा। और जय स्तंभ चौक जो था वो बहुत फेमस है वहाँ रायपुर में, आप देखेंगे तो वहीं पर क्या किया गया था, तोप से उड़ा दिया गया था वीर नारायण सिंह को, ठीक है। तो वीर नारायण सिंह को तोप से वहाँ पर उड़ा दिया गया था, ठीक है। फांसी नहीं दी गई थी, तोप से उड़ा दिया गया था वीर नारायण सिंह को। तो यहाँ पर ठीक तो इस तरीके से वीर नारायण सिंह जो थे वो छत्तीसगढ़ के प्रथम शहीद माने जाते हैं। तो ये जो था आपका राष्ट्रीय विद्रोह वाला हो गया। इन दोनों के बारे में भी आप लोग को थोड़ा थोड़ा जानकारी में दे दिया। इसके बाद सेकंड देखते हैं, झलमलको लाया लयोर गोटुल सच्चा उत्सव। झलमलको लया लयोर गोटुल रच्चा उत्सव, इसका आयोजन ग्राम आमाकड़ा कांकेर अंतागढ़ विकासखंड में किया गया। कांकेर जिला के अंतागढ़ विकासखंड के ग्राम आमाकड़ा, ठीक है, पूरा याद रखना, कांकेर जिला अंतागढ़ विकासखंड और उसके अंतर्गत एक ग्राम है आमाकड़ा, वहां पर इस उत्सव का आयोजन किया गया। देखिए झलमलको मतलब क्या होता है, झलमलको युवक युवतियों को दी गई एक नाम होता है। जो युवक युवती जनजातियों में उनकी संस्कृति और उनकी परंपराओं के बारे में पूर्ण ज्ञान रखते हैं, मतलब जिस युवक और युवती को उस जनजाति संस्कृति, परंपरा, रीति रिवाज, इन सब का पूर्ण ज्ञान होता है, उसको कहा जाता है झलमलको, ठीक है। जैसे कि जैन धर्म में जो जैन धर्म के बारे में पूर्ण ज्ञान होता है उसको क्या कहा जाता है, केवली कहा जाता है, ठीक है। उसी तरीके से जनजाति के रीति रिवाजों और परंपराओं का जिनको पूर्ण ज्ञान होता है उस युवक युवती को क्या कहा जाता है, झलमलको कहा जाता है, ठीक है। तो झलमलको लया लयोर गोटुल एच्चा महोत्सव कहाँ आयोजन किया गया, ग्राम आमाकड़ा में किया गया। इसका उद्देश्य क्या था, इस महोत्सव के आयोजन का आदिवासी युवक युवतियों को अपनी संस्कृति विरासत से जोड़कर मुख्य धारा में लाना। देखिए जो आदिवासी युवक युवती हैं वो लोग क्या करते हैं, हर पुरानी जनरेशन अपनी अगली वाली जनरेशन को जो होती है वो अपनी परंपराओं संस्कृति से परिचित कराने का कोशिश करती है। जैसे कि आपके माता पिता भी जो होंगे वो अपने, जैसे कि हिंदू धर्म से संबंधित हैं अगर आप, तो वो हिंदू धर्म की शिक्षा देते हैं, अपनी परंपराओं की शिक्षा देते हैं, अपने त्योहारों, अपने रीति रिवाजों से परिचित कराते हैं अपने बच्चों को। और भी जो इस्लाम धर्म के मानने वाले हैं वो इस्लाम धर्म के रीति रिवाजों से अपने बच्चों को परिचित कराते हैं। और जितने भी धर्म के लोग हैं अब वो चाहते हैं कि हमारे बाद हमारी अगली पीढ़ी जो है वो हमारी परंपराओं और संस्कृतियों को जिंदा रखे, जीवित रखे, इसलिए अपनी कल्चर, अपनी संस्कृतियों से अपनी बच्चों को परिचित कराया जाता है। तो उसी तरीके से जनजातियों में भी होता है। जनजातियों में भी इस महोत्सव का आयोजन क्यों किया, देखिए त्योहारों का आयोजन क्यों होता है हिंदू धर्म में, त्योहार भी इसीलिए है कि अपनी परंपराओं और संस्कृतियों से जो पीढ़ियों से चली आ रही है उसको अगली पीढ़ी को परिचित कराया जा सके, ठीक। तो इस तरीके से
जनजातियों में भी उत्सव का आयोजन किया जाता रहा है, वो उसका सब उत्सव का मतलब एक ही रहता है कि आदिवासी युवक युवतियों को अपनी संस्कृति विरासत से जोड़कर मुख्य धारा में लाना और स्थानीय संस्कृति परंपरा लोकगीत और नृत्यों को संरक्षित करना। जो लोकगीत है, लोक परंपरा है, उसको संरक्षित करना, अगले पीढ़ी में जाएगी तभी तो वो चीजें संरक्षित रहेगी, वरना क्या हो जाएगी, नष्ट हो जाएगी। तो इस तरीके से इसके कारण से इस उत्सव का आयोजन करवाया गया है ग्राम अमाकड़ा कांकेर अंतागढ़ विकास खंड में। इससे संबंधित एक दो और टर्मिनोलॉजी है जिसको आपको याद रखना है, जैसे कि घोटुल। घोटुल क्या होता है? घोटुल या गोटुल, ये जो घोटुल होता है वो मुड़िया और गोंड जनजाति, मुड़िया जनजाति का क्या होता है? युवागृह होता है, ठीक है। गोंड जनजाति और मुड़िया जनजाति को युवागृह होता है घोटुल, है ना। घोटुल को क्या कहते हैं? गोटुल भी कहते हैं। इस घोटुल में क्या किया जाता है? आदिवासी जो युवक युवती हैं उनको यौन शिक्षा दी जाती है ना। और क्या किया जाता है? उनको अपनी परंपराओं और संस्कृति से परिचित कराया जाता है। मिट्टी का या बांस का होता है ये जो एक युवा घर टाइप का होता है, एक घर टाइप का होता है, एक स्कूल होता है उसका, है ना, जिसमें उन लोग को बाकी सब तरीके का जो है वो एजुकेशन जो है वो दिया जाता है, ठीक है। और उन लोगों को अपनी संस्कृति से परिचित कराया जाता है। अब यहाँ पर जो युवक सदस्य रहता है, युवक प्रमुख रहता है सिरदार, और युवक प्रमुख रहती है बेलोसा। युवक प्रमुख सिरदार और युवती प्रमुख बेलोसा, ठीक है। और युवक सदस्य चेलिक और युवती सदस्य मोटियारीन। सब सवाल पूछ चुका है। युवक प्रमुख सिरदार रहता है, युवती प्रमुख बेलोसा, युवक सदस्य चेलिक, युवती सदस्य मोटियारीन, ठीक है। और घोटुल से संबंधित कुछ चीज पूछेगे तो आप लोग उसमें लिंगोपिंग देवता की आराधना करते हैं वो लोग, ठीक। और जो जनजाति है आपका मुड़िया जनजाति, उसके ऊपर एक किताब लिखी गई है। वो किताब के लेखक कौन है? मुड़िया एंड देयर घोटुल के वेरियर एल्विन, इन्होंने उसको रिसर्च किया उसके ऊपर, ठीक है। तो ये सब चीजें आप लोग घोटुल से संबंधित याद रखेंगे तो उसी तरीके का घोटुल होता है। तो घोटुल में जनजाति संस्कृति और कला परंपरा से अपना अवगत कराया जाता है अपने आने वाली जनरेशन को। एक और टर्मिनोलॉजी होता है देवगुड़ी। क्या नाम है? देवगुड़ी। देवगुड़ी आदिवासियों का एक मंदिर होता है, देवगुड़ी, जहां पर वो क्या करते हैं, अपने जो कुल देवता है उसको पूजते हैं, वहां पर उसको स्थापित करते हैं, उसकी मूर्ति, और वहां पर पूजा करते हैं, उसको कहते हैं देवगुड़ी। ये क्वेश्चन भी पूछ सकता है, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। तो आदिवासी से संबंधित जितना भी चीजें बताया हूं, ये सब घोटुल से संबंधित वो सब चीजें भी आप लोग इसके साथ साथ याद रखेंगे, सवाल आ चुका है, ठीक। तो ये हो गया आपका। और देखते हैं आगे, इसको मिटा देते हैं अपन, इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा, है ना। और देखते हैं, तीसरा है छत्तीसगढ़ को राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार आयोजन 24 अप्रैल 2022 राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस। राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस 24 अप्रैल को मनाया जाता है क्योंकि पंचायती राज भारत में लागू 24 अप्रैल को हुआ था। ये पंचायती राज वाला जो मैं पढ़ा रहा हूँ अभी सीरीज, उसमें आप लोग देखेंगे फर्स्ट और सेकंड क्लास में मैं बताया था इसके बारे में पूरा डिटेल। 2010 से 24 अप्रैल को पंचायती राज दिवस स्टार्ट करने का मतलब पंचायती राज के रूप में मनाने का परंपरा जो है छत्तीसगढ़ में स्टार्ट किया गया। तो पंचायती राज दिवस मतलब इसका जो शुरुआत हुआ वो 2010 से हुआ। तो पंचायती राज दिवस मनाया जाता है। पंचायती राज दिवस के दिन राष्ट्रीय स्तर पर कई पुरस्कारों की घोषणा की जाती है पंचायत सशक्तिकरण से संबंधित, मतलब जो इतने सारे जो पुरस्कार हैं वो सब पुरस्कार पंचायती राज दिवस के दिन घोषणा किया जाता है। जिला वर्ग पे जो अच्छा काम कर रहा होता है उसको इस पुरस्कार से नवाजा जाता है, ठीक है। तो अब देखो, आयोजन हुआ था इसका 24 अप्रैल 2022 राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस, इसी दिन इसका आयोजन किया जाता है और उसमें पुरस्कारों का वितरण किया जाता है। तो पंडित दीनदयाल उपाध्याय पंचायत सशक्तिकरण पुरस्कार, इसमें मुख्य रूप से सबसे इंपॉर्टेंट पुरस्कार जो है पंडित दीनदयाल उपाध्याय पंचायत सशक्तिकरण पुरस्कार जो है वो दिया जाता है। तो ये किसको दिया गया है इस बार 2022 में? जिला वर्ग में जिला, ब्लॉक और ग्राम पंचायत तीनों ही स्तर पर इसको प्रोवाइड किया जाता है, जो अच्छा अनुकरणीय काम करते हैं उनको। तो जिला वर्ग में दिया गया है जिला पंचायत कबीरधाम मतलब कवर्धा को, और ब्लॉक वर्ग में दिया गया पाटन और सूरजपुर को, ठीक है। पाटन कौन सा क्षेत्र है? दुर्ग। पाटन कौन सा विधानसभा क्षेत्र है? भूपेश बघेल जी का निर्वाचन क्षेत्र है पाटन। और सूरजपुर, ये दो जिला ब्लॉक को दिया गया है ब्लॉक वर्ग में पंडित दीनदयाल उपाध्याय पंचायत सशक्तिकरण पुरस्कार। ग्राम पंचायत वर्ग में किसको दिया गया है? तो धमतरी जिला को दिया गया है। धमतरी जिला के छिपली व हरदी भाटा गांव को, धमतरी जिला के छिपली व हरदी भाटा को
ग्राम पंचायत को, कोरिया जिला के चिरमी ग्राम पंचायत को, बालोद जिला के पैरी ग्राम पंचायत को, सूरजपुर जिला के बसदई ग्राम पंचायत को और कबीरधाम जिला के केजे दाह ग्राम पंचायत को। ये ग्राम पंचायत लोग को क्या दिया गया, ग्राम पंचायत वर्ग में पुरस्कार दिया गया 5 ठो को। ब्लॉक वर्ग में पाटन सूरजपुर, जिला वर्ग में जिला पंचायत कबीरधाम को मिला है। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है ना, ये पंडित दीनदयाल उपाध्याय पंचायत शक्तिकरण पुरस्कार जिला वाले को ज़्यादा पूछता है, तो कबीरधाम इंपॉर्टेंट है। इसके बाद चाइल्ड फ्रेंडली ग्राम पंचायत, ठीक है, चाइल्ड फ्रेंडली ग्राम पंचायत, ये अवार्ड भी दिया जाता है इसी के तहत। चाइल्ड फ्रेंडली ग्राम पंचायत मतलब बच्चों से फ्रेंडली जो ग्राम पंचायत है, चाइल्ड फ्रेंडली ग्राम पंचायत, ठीक है। रायपुर जिला आरंग ब्लॉक बनचरौदा, रायपुर जिला के आरंग ब्लॉक के बनचरौदा को दिया जाता है, ठीक है, जहां पर बच्चों के लिए अच्छा काम किया जा रहा है, उससे अनुकरणीय काम किया जा रहा है, ऐसे पंचायत को रायपुर जिला के आरंग ब्लॉक के बनचरौदा को मिला है। ग्राम पंचायत डेवलपमेंट प्लान अवार्ड, ऐसे पंचायत जिनमें ग्राम पंचायत क्षेत्र में डेवलपमेंट का अच्छा काम किया जा रहा है, दुर्ग जिला को मिला है, कि दुर्ग जिला के देवरा को, है ना। नानाजी देशमुख राष्ट्रीय गौरव ग्राम अवार्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, रायपुर जिला के तिल्दा सरोरा को मिला है। रायपुर जिला में तिल्दा सरोरा इसको मिला है नानाजी देशमुख राष्ट्रीय गौरव ग्राम अवार्ड। तो ये सब अवार्ड को आप लोग को याद रखना है। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता है, इसमें समझने वाला कुछ नहीं है, इसको आपको याद ही रखना पड़ेगा। डायरेक्ट इसमें क्वेश्चन पूछता है कि कौन सा अवार्ड किसको मिला है करके, ठीक है। तीसरा सवाल देखते हैं अगला, महिला सशक्तिकरण पुरस्कार। महिला सशक्तिकरण पुरस्कार दिया गया है, देखिए महिला सशक्तिकरण पुरस्कार का नाम वीरांगना रानी अवंतीबाई लोधी के नाम पर रखा जाएगा। महिला सशक्तिकरण पुरस्कार छत्तीसगढ़ में जो दिया जाएगा उसको वीरांगना रानी अवंतीबाई लोधी के नाम पे दिया जाएगा। क्यों? क्योंकि 1857 की क्रांति में वीरांगना अवंतीबाई लोधी अंग्रेजों से युद्ध करते हुए शहीद हो चुकी थी, शहीद हो गई थी। इसके कारण उनकी याद में महिला सशक्तिकरण पुरस्कार 1 नवंबर को स्थापना के दिवस में, छत्तीसगढ़ स्थापना दिवस के अवसर पर इसका घोषणा किया जाएगा। और जो हमारे चीफ मिनिस्टर हैं, कौन, भूपेश बघेल जी, वो क्या करेंगे, वीरांगना अवंतीबाई लोधी के नाम पर पुरस्कारों की घोषणा करेंगे, ठीक है। तो ये हो गया, इसको याद रखना, महिला सशक्तिकरण पुरस्कार को वीरांगना अवंतीबाई लोधी के नाम पे दिया जाएगा। मेरीन फॉसिल पार्क जो कोरिया में है, इसका नाम बदलकर गोंडवाना मेरीन फॉसिल पार्क किया गया है। मेरीन फॉसिल पार्क ये हसदेव नदी के तट पर कोरिया जिले में स्थित है और मेरीन फॉसिल पार्क को 1954 में भू सर्वेक्षण विभाग के द्वारा एक राष्ट्रीय जियोलॉजिकल स्मारक के रूप में इसको स्थापित किया गया था। नेशनल जियोलॉजिकल स्मारक के रूप में इसको स्थापित किया गया था। ये बेसिकली क्या है, समुद्री जीवाश्म पार्क है। मतलब यहाँ पर बहुत पुराने समुद्री जीवाश्म के अवशेष मिले हैं, मतलब समुद्री जीव जंतु होते हैं उसके जीवाश्म के अवशेष यहाँ पर मिले हैं। तो ये एक ऐसा जगह है जहाँ पर इसके अलावा केवल 4 जगह और है भारत में जिसमें इस तरीके के पार्क हैं। जैसे कि एक है आपका अरुणाचल प्रदेश, पश्चिम बंगाल, झारखंड और सिक्किम, ठीक है। कौन कौन सा, पश्चिम बंगाल, झारखंड, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश, ऐसे 4 और जगह छत्तीसगढ़ में, भारत में केवल, जिसको इसके अलावा और ये इस तरीके का पार्क यहाँ पर जीवाश्म के मिले और 5वां जगह ये है। तो 4 जगह और है, उसको भी याद रखना। और इसका नाम बदलकर क्या कर दिया गया, गोंडवाना मेरीन फॉसिल पार्क। कहाँ है ये कोरिया जिला में है। कौन सी नदी के तट पे है, हसदेव नदी के तट पे है। तो ये सब चीज़ें जो मैं आपको बताया उसको भी याद रखना। ये क्या है समझ में आ गया ना, समुद्री जीवाश्म के पार्क है। समुद्री जीव जंतु जो थे वो बहुत पुराने करोड़ों साल पहले जो है वो मर चुके थे, तो उसके जीवाश्म के जो साक्ष्य है उसको यहाँ मिले, इसलिए यहाँ पर इस पार्क को डेवलप किया जा रहा है। इसका नाम यहाँ इस नाम से जाना जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं राज्य कृषि समृद्धि मेला। कृषि से संबंधित मेला है ये, राज्य कृषि समृद्धि मेला। इस मेला के माध्यम से क्या किया जाता है, किसानों को नई टेक्नोलॉजी से परिचित कराया जाता है। जो नई तकनीक जो आई है किसानों को, और प्रेरित किया जाता है ताकि वो क्या बोलते हैं, जैविक खेती कर सकें। और जो नई टेक्नोलॉजी जो पंजाब हरियाणा के बेल्ट में जो किसान नई टेक्नोलॉजी को यूज़ करते हैं, नए क्रॉप्स यूज़ करते हैं, खाली धान गेहूं पे ही निर्भर न रहें और भी चीज़ें उगाएं, फल सब्जी वगैरह, कुछ इस तरीके का यहाँ पर प्रेरित किया जाता है। तो आयोजन किया गया 13 से 15 अप्रैल 2022 में, 3 दिवसीय था, 13 से 15 अप्रैल, इसको याद रखना। उद्घाटन रविंद्र चौबे जो कृषि मंत्री थे उन्होंने इसका उद्घाटन किया था। और विभाग कृषि विकास एवं किसान कल्याण तथा जैव प्रौद्योगिकी विभाग के द्वारा ये संचालित है। कृषि विकास एवं किसान कल्याण तथा जैव प्रौद्योगिकी विभाग को भी पूछता है, ध्यान रखना। ये साइंस कॉलेज रायपुर में इसका आयोजन किया गया था, राज्य कृषि समृद्धि मेला। तो इसका काम समझ गए, यहाँ पर क्या किया गया था, किसानों को नई तकनीक से परिचित कराने के लिए, उनको प्रोत्साहित करने के लिए इसका आयोजन किया गया था। 13 से 15 अप्रैल 2022 को 3 दिवसीय था समृद्धि मेला, ठीक है।
उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं कुदरगढ़ महोत्सव 2022। इसका आयोजन किया गया सूरजपुर में। प्रत्येक वर्ष चैत्र नवरात्रि के अवसर पर कुदरगढ़ माँ कुर्दर देवी इनकी उपासना के लिए क्या कुर्दरगढ़ महोत्सव का आयोजन किया जाता है सूरजपुर में। तो इस बार कहाँ आयोजन किया गया कुर्दर महोत्सव का? सूरजपुर में। हर साल उसी वहीं पर आयोजन किया जाता है। तो याद रखना, इसको पूछ देगा कुर्दरगढ़ महोत्सव कहाँ आयोजन किया जाता है, ये पूछा है कई बार। कुर्दर देवी का वहाँ पर मंदिर है, उनकी आराधना के लिए ये महोत्सव को हर वर्ष चैत्र नवरात्रि के अवसर पर आयोजन किया जाता है। ठीक है, तो आज के वीडियो में हम लोग बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें कवर की। ये जितना चीज़ें हैं वो सब चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं, आ सकते हैं आपके पेपर में, इंपॉर्टेंट है, चाहे वो एडीओ का पेपर हो, चाहे वो हॉस्टल वार्डन हो, चाहे वो आरआई हो, व्यापम के जितने भी पेपर है और पीएससी में सब चीज़ के लिए ये इंपॉर्टेंट होने वाला है। इसके अलावा भी मैं डिटेल में कवर करने वाला हूँ करंट अफेयर्स को आपको, तो 1 से 2 वीडियो इसका और आएगा। तो देखता हूँ मैं बीच में, मिड में, वीक के बीच में ही ले आऊँ किसी दिन, या फिर संडे को रविवार के रण के तहत ही इसको हम लोग करेंगे। तो आप लोग वेट करिए, तब तक बीच में लाएंगे या फिर अगला फिर नेक्स्ट संडे को इसका सेकेंड पार्ट भी आएगा। ठीक है, तो इसको नोट करिए आप लोग। आज के वीडियो में सिर्फ इतना ही। अगर आप लोग को वीडियो अच्छा लगा हो, और कल से जो है हम लोग का आजीविका का जो पोर्शन है वो कंटिन्यू रहेगा। ठीक है, तो अगर आप लोग को वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।